ये कहानी है दिल के गहराइयों को छू देने वाली। लाइक जरूर करिएगा। भीत सी आंखों वाली उस दुर्बल छोटी और अपने आप ही सिमटी सी बालिका पर दृष्टि डालकर मैंने प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा, आपने आयु ठीक नहीं भरी है, ठीक कर दीजिए। नहीं, यह तो गत आषाढ़ में 14 की हो चुकी। सुनकर मैंने कुछ विस्मित भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थी को अच्छी तरह देखा, जो 9 वर्षीय बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी और 14 वर्षीय किशोरों के उत्साह से अपरिचित। उसकी माँ के संबंध में जानने की मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। फिर दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला, मेरी दूसरी पत्नी है और आप तो जानती ही होंगी। और उसके वाक्य को अधसुना ही छोड़कर मेरा मन बिंदा के धुंधले चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है। बिंदा मेरी बाल्य सखी थी। बिंदा की माँ, जिन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा नई अम्मा कहती थी, वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई पर बैठकर मोहन को तेल लगाती रहती थी। उनका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर मोजे जूते और ऊनी कपड़े से सजाया जाता था और मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता था, तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था। उठती है या आऊं? बैल के से दीदे क्या निकाल रही है? मोहन का दूध कब गर्म होगा? अभागी मरती भी नहीं। आदि वाक्यों में जो कठोरता बहती थी, उसे मेरा अबोध मन भी जान लेता था। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उनके घर में देखती, तो मुझे मैली धोती लपेटे हुए बिंदा ही आंगन से चौके तक फिरकनी सी नाचती दिखाई देती। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना मुझे बाजीगर के तमाशे जैसा लगता था, क्योंकि मेरे लिए तो वे सब कार्य असंभव से थे। पर जब उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की उपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, तब न जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी। मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिन ऊधम मचाती रहती, पर मुझे तो माँ ने न मरने की आज्ञा दी और न आंखें निकाल लेने का भय दिखाया। एक बार मैंने पूछा भी, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा यह तो नहीं पता। उनके संक्षिप्त हाँ से बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और न मेरी उलझन सुलझ सक पाई। बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। उसका पतला शरीर और हरी हरी नसों की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ पैर न जाने किस अज्ञात भय से अवसन्न रहते थे। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा उठना मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता था, बल्कि उसे भय में बदल देता था। और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजरे में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। एक बार रात में तारे गिनते समय उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, वह रही मेरी अम्मा। तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है और एक घर में? पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोश में से कुछ कण मुझे दिए और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है, और जो बहुत सज धज कर घर में आती है वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती। इसी से मैंने सोच कर कहा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वे ना नई रहेगी और ना डांटेगी। बिंदा को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेट कर जाते और नई अम्मा को बंद पालकी में बैठकर आते देख चुकी थी। अतः किसी को भी पदच्युत करना उसके लिए कठिन था। पर उसकी बात से मेरा मन व्याकुल हो उठा। अतः उसी रात को मैंने माँ से बहुत अनुनयपूर्वक कहा, तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनावे। माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर कुछ बोल भी न पाई थी
कि मैंने अकुंठित भाव से अपना आशय प्रकट कर दिया। नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आएगी, फिर वह मेरा दूध, बिस्किट, जलेबी सब बंद कर देगी और मुझे बिंदा बनना पड़ेगा। माँ का उत्तर मुझे स्मरण नहीं, पर इतना याद है कि उस रात उसकी धोती का छोर मुट्ठी में दबाकर ही मैं सो पाई थी। बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे, पर पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सब रूपों से परिचित हो चुकी थी। गर्मी की दोपहर में मैंने बिंदा को आंगन की जलती धरती पर बार बार पैर उठाते रखते हुए घंटों खड़े देखा था। चौके के खंभे से दिन दिन भर बांधा पाया था और भूख से मुरझाए मुख के साथ नई अम्मा और खटोले में सोते मोहन पर पंखा झलते देखा था। उसके तेलहीन बाल भी अपने स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। एक बार गुस्से में जब पंडिताइन चाची की कैंची ने उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखरा कर उनके स्थान को बिल्ली की काली धारियों जैसी रेखाओं से भर दिया, मुझे रुलाई आने लगी। पर बिंदा ऐसे बैठी रही मानो सिर और बाल दोनों नई अम्मा के ही हों। और एक दिन याद आता है, चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। बिंदा ने नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी, पर वह उसकी उंगलियों से छूट कर गिर पड़ी। खौलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा का रोना देख मैं तो हद बुद्धि सी हो गई। पंडिताइन चाची से कहकर वह दवा क्यों नहीं लगवा लेती, यह समझना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब बिंदा मेरा हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय से लाकर कहीं छिपा देने की आवश्यकता बताने लगी, तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो उठा। उसे मैं अपने घर में खींच लाई, पर ना माँ के पास ले जा सकी और ना छिपाने का स्थान खोज सकी। इतने में दीवार लांघ कर आने वाले पंडिताइन चाची के उग्र स्वर ने भय से हमारी दिशाएं रुद्ध दी। इसी से हड़बड़ाहट में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसी जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी। मुझे तो घास की पत्तियां भी चुभ रही थीं। कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था, पर बिंदा अपने जले पैरों को घास में छिपाए और दोनों ठंडे हाथों से मेरा हाथ दबाए ऐसे बैठी थी मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौना बन गया हो। मैं तो शायद सो गई थी, क्योंकि जब घास निकालने आया गोपी शोर मचाने लगा, तब मैंने आंखें मलते हुए पूछा, क्या सवेरा हो गया है? माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर उसे घर भिजवा दिया। तब उसकी क्या दशा हुई यह बताना कठिन है, पर इतना तो मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न क्षमा का स्थान था, न अपील का अधिकार। फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर आंगन में काम करते नहीं देखा। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था, पर वे प्राय कुछ अंगूर और सेब लेकर वहाँ हो आती थी। पर जब मेरे मन का कोई समाधान ना हो सका, तब मैं एक दिन दोपहर को सभी की आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंची। नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी। आंखें गड्ढे में धंस गई थीं, मुंह दानों से भरकर न जाने कैसा हो गया था और मैली सी चादर के नीचे उसका शरीर बिछौने से भिन्न ही नहीं लग रहा था। डॉक्टर, दवा की शीशियां, सिर पर हाथ फेरती हुई माँ और बिछौने के चारों ओर चक्कर काटते हुए बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है, यह मैं नहीं जानती थी। फिर उस अकेले बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रह गई। बिंदा ने ही कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर खंड में रहती है, शायद चेचक के डर से। सवेरे शाम कमला आकर उसका काम कर जाती है। फिर उसके बाद बिंदा को देखना संभव ना हो सका, क्योंकि मेरे इस आज्ञा उल्लंघन से माँ बहुत चिंतित हो उठी थी। एक दिन सवेरे ही कमला ने माँ से न जाने क्या कहा कि वे रामायण बंद कर बार बार आंखें पोंछती हुई बिंदिया के घर चल दी। जाते जाते वे मुझे बाहर न निकलने का आदेश देना नहीं भूली थी। अतः खिड़की से झांक कर मैं बिंदा के दरवाजे पर जमा हुई आदमियों के अतिरिक्त और कुछ न देख सकी। और इस प्रकार की भीड़ का विवाह और बारात से जो संबंध है उसे मैं जानती थी। तो क्या उस घर में विवाह हो रहा है, और हो रहा है तो किसका? आदि प्रश्न मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने लगे। पंडित जी का विवाह तो तब होगा जब दूसरी पंडिताइन चाची भी मर कर तारा बन जाएगी, और बैठ न सकने वाले मोहन का विवाह संभव नहीं। यही सोच विचार कर मैं इस परिणाम तक पहुंची कि बिंदा का विवाह हो रहा है और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। इस अचिंत्य अपमान से आहत मेरा मन सब गुड्डियों को साक्षी बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा। कई दिन तक बिंदा के घर झांक झांक कर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला वह तो अपनी आकाशवाहिनी अम्मा के पास चली गई।
उस दिन से मैं प्राय चमकीले तारे के आसपास फैले छोटे तारे में बिंदा को ढूंढती रही।